नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ जो देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रख रहे हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय पंकज सुबीर जी। नमस्ते। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा जो शोध कार्य है पीएचडी का आप पर ही चल रहा है सर। जी। और इसके साथ ही मैं जब पढ़ती हूँ आपको तो मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपसे करूँगी जी। और इसके माध्यम से कई सारे जो रिसर्चर हैं जी। कई सारे जो शोध छात्र हैं, इसके अलावा जो साहित्यकार हैं जो हमें पढ़ रहे हैं, साहित्यकारों को पढ़ रहे हैं और उनके मन में कई सारे प्रश्न हैं जो अनवरत रहते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं उपस्थित हूँ ऐसे अद्वितीय मैं कहूँगी कि रचनाकार के मध्य जो कथा साहित्य और गद्य पद्य दोनों में ही अपनी कमांड रखते हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिनके रचना धर्मिता में हमें अध्ययन बेजोड़ मिलता है। तो मैं स्वागत करती हूँ सर आपका। शुक्रिया। मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे कि सर इतना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट और इतना गहन अध्ययन करने के बाद इतनी अच्छी रचनाएं सर कैसे संभव हैं? थोड़ा सा मार्गदर्शन। किसी भी सृजन के लिए या किसी भी रचनात्मक कार्य करने के लिए सबसे पहला जो आवश्यक होता है वो समय प्रबंधन होता है। जी सर। कि अगर आप ठीक से समय को प्रबंधित नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर कोई भी, मैं केवल लेखन की नहीं कह रहा हूँ, फिर चाहे मूर्तिकला हो, चित्रकला हो, फिल्म बना रहे हो, रंगमंच में हो, ये सब कला की जितनी भी विधाएं हैं ये समय प्रबंधन की मांग करती हैं। क्योंकि हमारे जीवन में दूसरे भी बहुत महत्वपूर्ण काम हैं जो हमें करने हैं, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। समाज होता है, परिवार होता है, आपके दायित्व होते हैं। आप अगर सरकारी कार्य कर रहे हैं तो सरकारी कार्य की ड्यूटी है, आप जब अपना काम कर रहे हैं तो अपने काम में तो और ज़्यादा समय देना होता है। तो अगर आपके पास समय प्रबंधन की कला नहीं है तो आप वो कुछ नहीं कर सकते। वो आप हमेशा समय के साथ, जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मुझे बोतल ड्रिप लगनी थी, आप बैठी रही, मैंने यहीं बैठे बैठे वो ड्रिप लगवा ली। तो ये दोनों कामों के लिए हम अलग अलग समय लगाते कि मुझे पहले आधे घंटे बोतल लगेगी, उसके बाद आधे घंटे आपसे चर्चा होगी। वो दोनों काम एक साथ हो सकते थे तो दोनों हो गए। समय प्रबंधन यही है कि आप ये देख लें कि कौन से काम साथ हो सकते हैं और कौन से काम साथ नहीं हो सकते हैं। रचनात्मक कार्य या किसी भी तरह का सृजन किसी दूसरे कार्य के साथ कभी नहीं हो सकता। उसको आपको हमेशा एक ही समय देना पड़ेगा। कि आप केवल रचना, जैसे आप फेसबुक और व्हाट्सएप और इन सब पर उलझकर भी सोच रहे हैं कि इधर कहानी भी लिखता जाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। तो मैंने विशेषकर सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा समय ख़त्म करने का काम किया है। मैंने उन दोनों के लिए, जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उनके लिए मैंने एक समय तय कर दिया कि मैं इस सुबह आधे घंटे या शाम के आधे घंटे बैठकर काम करूँगा। तो उसी में ये सब संभव हो पाता है। वो समय प्रबंधन हर एक रचनाकार के पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमेशा यही कहते रह जाएंगे कि हाँ मैं लिखना तो चाहता हूँ पर समय ही नहीं मिलता। वो समय प्रबंधन से ही वो कल आएगी। वर्तमान युवा की सर सबसे बड़ी समस्या यही है। सबसे बड़ी समस्या वही है। और वो सबसे बड़ी समस्या उसके पास सबसे ज्यादा समय है। बिल्कुल। जो सोशल मीडिया पर दिन में 8-8 घंटे का समय दे रहा है उसके पास तो कितना समय है। बिल्कुल सर। मैं कई बार हैरत में पड़ता हूँ कि मेरे कुछ फेसबुक पोस्ट पर रात के 2:30 बजे किसी की कमेंट आता है, 3 बजे आता है, 4 बजे आता है, 1 बजे आता है। आदमी पूरी रात जाग रहा है सोशल मीडिया पर और फिर सुबह उठकर कहता है कि समय नहीं है। तो ये तो हास्यास्पद बात है। समय उसके पास है पर उसका उपयोग वो गलत दिशा में कर रहा है। निश्चित रूप से सर। जी सर, दूसरा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी अकाल में उत्सव। जी। और सर चूँकि मैं एक कृषक की बेटी हूँ और कृषक जीवन मैंने बहुत ज़मीनी स्तर से जिया है और मैं काफ़ी कुछ उसे समझ सकती हूँ या यूँ कहें कि मैं उसे फील कर सकती हूँ। तो सर आपने किस दृष्टिकोण से उसे देखा, समझा और परखा और वो कहाँ तक यथार्थ रूप में है सर? मैं असल में जैसा आपने कहा आप किसान की बेटी हैं, तो मैं भी मेरे पिताजी तो डॉक्टर हैं लेकिन उनके पिताजी वो सब खेती वाले ही लोग थे। मेरे दादा परदादा
और मेरे नाना जी वो तो शुद्ध रूप से किसान ही थे, मतलब छोटी जोत के किसान जो होते हैं, जो कि मैंने अपने नाना जी को खेतों में बैलों की जगह हल पर जुते हुए भी देखा है, उस कंडीशन में भी देखा है कि वो कंधे पर हल रखकर भी काम करते थे। और उसी सब के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बहुत कम उम्र में ही उनका निधन हो गया, बहुत सारी बीमारियां और शरीर अशक्त हो गया। उसके बावजूद मैंने देखा कि वो हमेशा कर्जे में घिरे रहते थे, कभी भी उनके पास में ऐसा नहीं होता था कि वो किसी तरह से कर्जे से बाहर आ गए, इसका देना है या उसका देना है। तो मुझे ये लगा कि ये क्या इसके पीछे क्या कारण है कि भारत का किसान हमेशा कर्जे में बना रहता है। बाकी सब जो हैं वो उनके साथ ही स्थिति नहीं है। जो व्यापारी हैं वो बैंक से कर्जा लेते हैं, छोटा व्यापारी होगा तो चुकाएगा, बड़ा तो चुकाएगा भी नहीं, उसके यहाँ बैंक कभी नहीं जाएगा, और वो और बहुत बड़ा होगा तो वो सब कर्जा खाकर बाहर भाग जाएगा विदेश में। लेकिन एक छोटी जोत का किसान जिसके ऊपर मात्र 10,000 रुपये का कर्जा है, उसके लिए बैंक उसके घर जाएगा, उसको बेइज्जत करेगा और उसकी कुर्की करेगा, उसके घर से सामान खींच कर ले जाएगा। तो मुझे लगा कि ये सब केवल इसलिए कि हमने किसान के बारे में ये सोच रखा है कि नहीं, वो तो खेती करता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है, हमें उससे इनकम टैक्स भी नहीं लेते हैं और बाकी सुविधाएं भी सब उसे दे रहे हैं, तो उसकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी कारण ये हुआ कि हमने बाकी सब चीज़ों के दाम बढ़ाते चले गए और कृषि उपज जो है उसका दाम स्थिर रखा है हमने। कि गेहूं के दाम अगर आप सोने के दाम से तुलना करेंगे तो 25 साल में सोने का दाम जहां पहुंचा, गेहूं का दाम भी वैसे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वर्ण के आधार पर कीमतें तय करते हैं। बाजार में हर चीज़, आप एक मोटरसाइकिल जो आज से 20 साल पहले 10,000 की थी वो आज 2 लाख की है, 10 साल में 20 गुना हो गया। गेहूं का दाम देखिए 10 साल में 20 गुना हुआ क्या? नहीं सर, वो लगभग स्थिर है। गेहूं का दाम पिछले 10 साल से लगभग स्थिर है। तो जब आप किसान जब बाजार जाएगा चीज़ें तो वो बाजार के हिसाब से खरीदेगा, उसकी अपनी उपज जब लेकर जाएगा तो उसकी उपज बेचने के लिए सरकार तय करेगी कि नहीं ये कीमत है तुम्हारी। ये विडंबना है जिसके कारण किसान, और उसी को मैंने जो लिखा है कि उसी मक्का को, जिस मक्के को उसने 3 रुपये किलो में बेच दिया है, उसका 3,000 रुपये किलो का पॉपकॉर्न पीवीआर में बेचा जाएगा। वहाँ कोई दाम निर्धारित नहीं है। कृषि उपज से बनने वाले प्रोडक्ट के ऊपर कोई चेक नहीं लगा है, लेकिन किसान के ऊपर चेक लगा है। आप सब पर लगाइए ना। बिल्कुल। आप कॉर्नफ्लेक्स लेकर आइए, वो बाजार में बिकता है मक्के का पोहा, उसे हम मक्के का पोहा ही कहेंगे, वो केलॉग्स कंपनी का एक बिकता है, आप लेकर आइए, 3 रुपये किलो मिलती है मक्का, उसकी कीमत देखिए आप क्या है। तो किसान को जब तक आप किसान की कीमत सही नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही कर्जे में रहेगा। और हमारे को ये करना इसलिए ज़रूरी है कि हम कृषि प्रधान देश कहलाते हैं। हमारी जो बेसिक व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, इसीलिए दुनिया में बड़ी बड़ी मंदियाँ आती हैं, हम नहीं फैल होते कभी, क्योंकि हमारी बैकबोन जो है वो कृषि है। बस वहीं से ये सब सवाल उपजे थे और उसके लिए काल महोत्सव लिखा गया। क्योंकि किसान परिवार से हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता था कि किसानी क्या होती है, खेती क्या होती है, उन परेशानियों को देखा था मैंने। किसी महानगर के किसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर वो कहानी नहीं गढ़ी या नहीं लिखी, भोगा हुआ यथार्थ था, इसलिए शायद लोगों को इतना पसंद आया कि आज उसके शायद 12 संस्करण हो चुके हैं और कई सारी PhD उसी पर केंद्रित हो रही हैं, कई सारे शोध पत्र उस पर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं सही लिख पाया। जी सर, मैंने कई बार देखा है सर कि जो रचनाकार होता है वो पर काया प्रवेश होता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी कौन सी ऐसी रचना है, ये तो आपने यथार्थ को जिया और कृषक जीवन सामने आया, सर पर काया प्रवेश कौन सी रचनाएं कही जा सकती है? पर काया प्रवेश मेरी बहुत सारी रचनाओं में है, और बहुत सारी रचनाएं जिनको लिखने के बाद मैं बेचैन रहा बहुत दिनों तक मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं वही हो गया हूँ, क्योंकि मैं कहानी लिखने से पहले वो हो जाता हूँ। जैसे अकाल महोत्सव का राम प्रसाद मैं खुद बन गया था और मैं वो सब भोग रहा था, वो सब जी रहा था, वो सब अपने ऊपर पूरा प्रयोग कर रहा था कि राम प्रसाद क्या सोच रहा होगा, ये जो ओला गिरा है, इस ओले के गिरने से जो फसल खराब हो रही है, मैं किसान हूँ, अब मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन अभी एक कहानी मेरी 3 महीने पहले ही वनमाली कथा एक पत्रिका उसमें छपी है, ढूंढ चले जे हैं काहू के संगे, एक बुंदेली का वाक्य है।
उस कहानी में एक मेरा जो पात्र है वो मानसिक रोगी है, और मानसिक रोगी इसलिए है क्योंकि उसकी इन दिनों हमारे देश में, या मैं कहूँ पूरी दुनिया में, ये ऐसा हो गया है कि आप अगर इस विचारधारा के साथ नहीं हो तो आप खारिज हो गए हैं। हमारे यहाँ भी ये स्थिति है कि हम अगर किसी की जय नहीं कर रहे हैं तो आप परिवार में अलग हो जाएंगे, दोस्तों में अलग हो जाएंगे, कहीं आप बैठेंगे तो 10 लोग एक तरह से बात कर रहे होंगे, आप अकेले एक तरह से बात कर रहे होंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा, आपको पागल कहा जाएगा। तो मेरा जो पात्र है वो मनोरोगी हो जाता है अंततः। इन सब चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप में से बाहर कर दिए जाओगे, फेसबुक ग्रुप में से बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि आप उस पैटर्न से अलग लिख रहे हो जिस पैटर्न पर लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो असहमति का स्वर उठाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो उस मनोरोगी की जब मैंने परकाया प्रवेश उसके अंदर किया तो मुझे फिर 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन उससे बाहर आने में लगे, क्योंकि एक तो वो जो मनोरोगी जो था उसकी सोच मेरी तरह थी। मैं भी लगभग वैसा ही हूँ कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि सच ही बात कहूँ। अगर मित्रों में बैठा हूँ तो वहाँ पर वही कहता हूँ जो ठीक है, मैं उनके कहे अनुसार नहीं कहता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी जो विचार हैं वो ये है। तो मेरा भी यही होता है कि मैं भी कई पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे भगा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, बहुत परिवार के ग्रुपों में से हट गया मैं। तो उसके जब उस मनोरोगी को मैंने आगे लेकर चला और उसकी कहानी को लेकर चला, आखिर में वो लापता हो जाता है, उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया। तो मैं 10-15 दिन तक उस सदमे में रहा कि क्या हम सब की कहानी भी ऐसी होगी कि हम लापता हो जाएंगे, हमें इसी तरह से अनदेखा कर दिया जाएगा। तो परकाया प्रवेश एक कठिन काम है, लेकिन हर कहानीकार को कहानी लिखने से पहले कर जाना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि उसी से कहानी में ऐसा लगता है कि जो कहा जा रहा है वो सच है। अगर आपने परकाया प्रवेश नहीं किया तो आपका पात्र बहुत नकली लगेगा, तो उसकी मुश्किलें होती हैं। कई बार जैसे पिछले साल ही मेरी एक कहानी छपी थी हंस में, पिछले साल, इलोई इलोई लामा सबाख्तानी। ये थोड़ा सा लंबा फेज़ है। ये बाइबल का एक अंश है। बाइबल में ईसा मसीह को जब चढ़ाया जा रहा था सूली पर, तो उन्होंने ईश्वर की तरफ मुंह करके कहा था इलोई इलोई लामा सबाख्तानी। उसका अर्थ ये है कि हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस कहानी को जब लिखना था तो एक बूढ़ी नानी है जो अपनी नातिन को कहानी सुना रही है, और कहानी बहुत पीड़ा की है, बहुत तकलीफ़ की है। उसने जो आँखों से देखा है वो कहानी है। तो उस नानी के अंदर प्रवेश करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था कि वो एक स्त्री है। एक पुरुष स्त्री पात्र के अंदर परकाया प्रवेश कर जाए, ये बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आपको सब कुछ उस तरह से सोचना होगा जिस तरह से एक पुरुष समस्या को बहुत ऊपरी तौर पर देखता है, एक स्त्री उसके गहराई में जाकर ये भी देखती है कि इसका कारण कहाँ से है और कहाँ से उपजी है। पुरुष हर काम में बहुत सतही होता है। जैसे प्रेम करने में पुरुष बहुत सतही होता है, वो सतह पर प्रेम करता है। स्त्री जब प्रेम करती है तो वो गहराई में उतर कर प्रेम करती है। पुरुष के लिए प्रेम एक घटना होती है और स्त्री के लिए प्रेम जीवन होता है पूरा। तो आप एक पुरुष स्त्री की तरह बिल्कुल बहुत मुश्किल है सोच पाना। लेकिन उस कहानी को पढ़ने के बाद जब लोगों की प्रतिक्रिया आई तो मुझे लगा कि शायद वो परकाया प्रवेश ठीक से हो गया था। उस कहानी में भी चूंकि बहुत पीड़ा की कहानी है, सांप्रदायिकता के विरोध में लिखी गई कहानी है, उस कहानी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और बहुत दिनों तक परेशान रखा। जी सर, मैं एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि सर, जैसे परकाया प्रवेश जो हम रचनाएं करते हैं तो वो सफल है, या फिर जो हमने अपनी आप बीती लिखी है, या परिवार से जो हमें चीज़ें समझ में आई हैं? तो नहीं, देखिए क्या होता है कि मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है कि हम सब के परिवार में, हम सब के आसपास बहुत सारी घटनाएं ऐसी बनती हैं जो कहानियां होती हैं। जी सर। हमारी कला ये होती है कि हम उसमें से 10% ले लें, कोई पात्र ले लें, कोई घटना का हिस्सा ले लें, उस पर 90% अपनी कल्पना से रचें, तब तो आप कहानीकार हैं। अगर उसी को लिखना है तो उसके लिए आपके कहानीकार होने की क्या ज़रूरत है? वो तो किसी कोई भाषा की समझ होगी वो भी लिख देगा। बिल्कुल सर।
एक कहानीकार, एक उपन्यासकार, एक रचनाकार तो केवल इसीलिए माना जाता है कि उसके पास अपनी कल्पना की ताकत होती है, वो क्रिएट कर सकता है। उसको अगर 10% कोई यथार्थ मिल रहा है तो उस पर 90% कल्पना के साथ वो रच देता है। कई बार तो 100% कल्पना से रचता है, जहाँ कुछ सत्य नहीं है उसने सब रच दिया है, पात्र रच दिए हैं, घटनाएं रच दी हैं, परिवेश रच दिया है। आप अगर रचनाकार कहलाना चाह रहे हो तो आपको रचना पड़ेगा। जैसे कोई घटना हुई शहर में, कोई भी ऐसी घटना, कोई पॉलिटिकल हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ जिसको आपने यथारूप कहानी बना दिया, तो आपने जो किया वो तो कोई पत्रकार भी कर देगा। आपने एक समाचार लिख दिया। समाचार और कहानी का अंतर जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये समाचार नहीं है, ये कहानी है। समाचार आज लिखा जाएगा, कल पढ़ा जाएगा, शाम तक उसी समाचार पत्र में पोहे और समोसे लोग खा रहे होंगे। समाचार की जिंदगी इतनी है। कहानी की जिंदगी यह है कि प्रेमचंद ने लिखा है 70-80 साल पहले, आज तक पढ़ी जा रही है। जी सर। तो ये अंतर तभी होगा जब आप उसको समाचार से अलग करेंगे। प्रेमचंद ने भी समाचारों पर ही लिखी होंगी, घटनाओं पर ही लिखी होंगी, कहीं कुछ चीज़ सुनी होगी, उस पर कहानी रच दी। अकाल में उत्सव जो मेरा उपन्यास है वो मैंने सीहोर में ही यहाँ पर एक समाचार पत्र में हेडिंग छपी थी फ्रंट पेज पर, कि एक कलेक्टर जो है वो एक किसान की पत्नी के पास बैठा है और उसको कह रहा है कि आप ये स्टेटमेंट दो कि आपका पति तो पागल था। ये एक सूचना थी मेरे लिए। अब कहानी लिखने में अगर बस इसी पर आप पूरा फोकस कर देते तो आपके पास कहानी नहीं होती। ये पूरी चीज़ जो है ये मेरे पूरी कहानी के अंत में एक पेज में आई है। उसका उतना ही उपयोग था, मैंने उसका उतना ही उपयोग किया है। उसके पीछे का पूरा दिखाया है कि उस कलेक्टर ने उसके पीछे पीछे कितनी तिकड़में रची हैं और उस किसान ने मरने से पहले कहाँ कहाँ तक क्या क्या भोगा था। तब तो आप अंत में यहाँ पाए। तो वो समाचार पत्र में छपी हुई एक कॉलम की खबर मेरे लिए जो थी वो मेरे उपन्यास में भी उतना ही स्पेस लेकर आई है। तो आपको रचना पड़ेगा। आप आसपास की घटनाओं से प्रेरित हो सकते हैं पर उन्हें कहानी नहीं बना सकते, वो तो आपको कल्पना से बनाना है। निश्चित रूप से सर। मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि सर 21वीं सदी का जो भारत है वो अपनी रचनाओं में, या यूँ कहें कि सर वर्तमान में आप किस दिशा में देखते हैं कि कहाँ पर है, क्या स्थिति पर है सर? नहीं, 21वीं सदी का जो भारत की हमने कल्पना की थी वैसा भारत तो नहीं है। और वो भारत नहीं है, इसीलिए एक रचनाकार और एक कहानीकार की चुनौतियां भी बढ़ी हुई हैं। 20वीं सदी की तुलना में आज की तारीख में हमारे सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। और ये बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारा समाज के अंदर जो पहले ये था कि प्रेम ज़्यादा था, नफ़रतें कम थी और घृणा के लिए जगह बहुत कम थी हमारे समाज में। मेरे जैसे लोग जहाँ से निकल कर आते हैं, हमारा बचपन जिस परिवेश में गुजरा है, तो हमें वहाँ हमारे मित्र का धर्म पता नहीं होता था कि हमारे मित्र का धर्म क्या है। बिल्कुल सर। हमें उसका नाम पता होता था, ये नाम इस धर्म में उपयोग होता था ये भी नहीं पता है। हमारे लिए मित्रता मतलब मित्रता होती थी। 21वीं सदी में मित्रता धर्म के आधार पर हो रही है और धर्म के आधार पर भी नहीं, अब जातियों के आधार पर हो रही है। बिल्कुल सर। ये एक और दूसरे खतरनाक फेज में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि धर्म की नफरतें हमारे लिए पुरानी बात हो गई है। अब हम जातियों के आधार पर कर रहे हैं। अब हम उन सबको खारिज करना चाहते हैं जो कमज़ोर रहे। अगर हम 20वीं सदी का अंतिम समय देखेंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ पर दलित विमर्श उभरता है, स्त्री विमर्श उभरता है और ये सब उन सबको सशक्त करने के प्रयास में उभरते हैं। इस सदी में अब हम यहाँ पर आ गए हैं कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्त्रियों को फिर से खारिज किया जा रहा है, दलित फिर से उसी जगह पहुँच रहे हैं, आदिवासियों की तो अभी तक कोई आवाज़ उठी ही नहीं है। तो ऐसे में एक लेखक के लिए बड़ी चुनौतियाँ अब हैं कि वो सांप्रदायिकता से कैसे लड़ता है। मेरा ये मानना है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है एकदम से, लेकिन हिटलर जब जर्मनी में अपने पूरे उफान पर थे तो हिटलर का जो वो सैल्यूट था, नाजी सैल्यूट, उसकी एक चित्र है जिस चित्र में पूरी भीड़ ने नाजी सैल्यूट दे रखा है।
उस भीड़ में कितने लोग शामिल थे उनके नाम आज किसी को नहीं पता है। एक व्यक्ति था जिसने नहीं दिया था, वो अपने हाथ ऐसे करके बैठा है चित्र में, उसका नाम आज सारी दुनिया को पता है। आप इंटरनेट पर तलाश करेंगे उसका नाम सामने आ जाएगा। तो आप जब सत्य की तरफ खड़े होने का साहस जुटा लेंगे तो आपका नाम अपने आप इतिहास अपने अंदर दर्ज कर लेगा। और मेरा ये कहना है कि राजनीतिक दल का विरोध करके आप राजनीति करने लग जाते हैं। राजनीतिक दल का विरोध मत करिए, आप विरोध करिए विचारों का, विचारधाराओं का विरोध कीजिए, जो गलत है उसका विरोध करिए। अब आप ये सोचें कि मैं एक्स पार्टी का विरोध कर रहा हूं तो वाई का नहीं करूंगा, तो फिर वहां पर आप फिर बायस्ड हो जाएंगे। बिल्कुल सर। आप एक्स का विरोध कर रहे हैं तो वाई का विरोध करने की ताकत भी आपको होनी चाहिए। वो आज की तारीख की सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे मेरे जैसे लोगों को बहुत आसानी से इधर के लोग कह देते हैं वो तो वो है, उधर के लोग कह देते हैं वो तो वो है, उनकी सुविधा है। पर मेरा ये कहना है कि उससे डर कर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसके पक्ष में बोलने लग जाऊं या उसके पक्ष में बोलने लग जाऊं। मुझे दोनों का विरोध करना है। मैं एक्चुअल में जो डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी हमेशा कहते हैं कि जो राजनीति में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है उसको कुल मिलाकर सत्ता बनती है। ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में बैठा है वो सत्ता नहीं है, वो भी सत्ता है, उसके भी सब काम हो रहे होंगे, वो भी भत्ते ले रहा है सरकार से, वो भी सुविधाएं ले रहा है सरकार से। विपक्ष का विधायक या विपक्ष का सांसद क्या सुविधाएं नहीं मिलती उसे? सारी सुविधाएं मिलती हैं, केवल वो रूलिंग पार्टी का नहीं होता है। तब विजय बहादुर सिंह जी कहते हैं कि जो विपक्ष में है वो हमेशा साहित्यकार होता है। एक जमाने में पत्रकार होता था, आज तो नहीं है, केवल साहित्यकार है। जो जनता की आवाज उठाएगा वो विपक्ष में रहेगा, जो जनता की आवाज उठाएगा उसको हमेशा विपक्ष माना जाएगा। जनता की आवाज उठाने के लिए जरूरी है कि आप साहित्य अकादमियों के पुरस्कार, साहित्य अकादमियों के कार्यक्रम, भारत भवन जैसी संस्थाओं में बुलाए जाने के लालच को पहले छोड़ पाएं। अगर आप उस लालच में रहेंगे तो आप कभी सत्ता के खिलाफ जनता के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। आप याद रखिए कि आपको महान जनता बनाएगी। प्रेमचंद को महान किसी सरकार ने नहीं बनाया है, जनता ने बनाया है। आज तक जनता उनकी कहानियां याद कर रही है, आज तक जनता उनको याद कर रही है, तो वो महान है। सरकारों द्वारा तो बहुत सारे लोग महान बनाए गए, वो आज तक देखिए कितने याद हैं। लेकिन एक आज की तारीख में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारे साहित्यकार, लेकिन अधिकांश साहित्यकारों के साथ दिक्कत यह है कि वो सरकारी चीज़ों के विरोध से पीछे हट जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं हित इससे खराब हो जाएंगे। तो जब तक आप सत्ताओं का, कोई भी राजनीतिक दल की सत्ता हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जनपक्ष में हो। जब तक आप जनपक्ष में हो, जब तक आप विपक्ष में हो, जब तक आप विपक्ष में है तो आपको वही बोलना है जो जनता की बात है। भाट और चारण तो हजारों सालों से होते आए हैं, जो सत्ता के पक्ष में बोलते रहे। उनके न लोगों को नाम याद रहते हैं, ना उनकी रचनाएं याद रहती हैं। तो मुझे लगता है 21वीं सदी में अभी ये चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं निश्चित रूप से हम लेखकों के सामने। सर मेरा एक और प्रश्न है, और लगता है सर की वार्ता अनवरत रखें पर समय की अपनी सीमा है। सर मेरा प्रश्न यह है कि आपको अपनी रचनाओं में, जैसा कि आपने गीत भी लिखे हैं, गज़ल भी लिखे हैं, और तमाम विधाओं पर आपने अपनी कलम चलाई है, तो सबसे प्रिय रचना कौन सी है सर? हाँ, अगर विधाओं की बात करते हैं तो विधाओं में मुझे सारी विधाएं बहुत प्रिय हैं, लेकिन मैं जिसे कहता हूँ कि जो सबसे अच्छा लगता है वो कहानी में ही मुझे लगता है। क्योंकि कहानी में आप जिस विषय को लेकर चलें उस विषय पर आप विस्तार से बात कर पाते हैं, और उस विषय का निर्वाह आप अच्छे से कर पाते हैं। जैसे व्यंग में आपकी सीमाएं तय हो जाती हैं कि आपको इस दायरे में काम करना है, या कविता या गज़ल में आपके पास बहुत कम शब्द होते हैं अपनी बात को कहने के लिए। आप देखेंगे कि मेरी कहानियाँ बहुत लंबी लंबी होती हैं। मैं बहुत 10-10 हज़ार शब्दों की भी कहानियाँ लिखता हूँ, जितने में शायद 12-15 हज़ार में तो लोग छोटे छोटे उपन्यास लिख देते हैं। बिल्कुल सर। जैसे इलोई इलोई लामक सबाख्तानी को लेकर कई मित्रों ने कहा कि 2-4-5 हज़ार शब्द बढ़ा देते तो उपन्यास हो जाता। पर मुझे लगता है कि शब्दों से उपन्यास या कहानी तय नहीं होती, वो उसके विस्तार से तय होती हैं। तो मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है, और मैं लिखता बहुत कम हूँ कहानियाँ इन दिनों, क्योंकि मुझे चित्रा मुदगल जी ने एक बार कहा था कि पंकज,
साल में 2 या 3 कहानियाँ लिखना। 2 लिखोगे तो बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिखना, और 1 लिखोगे तो बहुत अच्छा है। तो मैं इन दिनों 1 वाले पैटर्न पर हूँ कि 1 साल में आपके अंदर जो विचार हैं, आपके अंदर जो नई सूचनाएं हैं, आपने जो नया अर्जित किया है, वो 1 कहानी के लायक होता है। अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आप अपने आप को दोहराओगे, आप अपनी पुरानी कहानियों को रिपीट करने लगोगे, क्योंकि आपके पास नया कुछ नहीं है। जो नया अर्जन किया है, मुझे मात्रा मतलब जो यूनिट्स है, अगर उसको ठीक ठाक तरीके से देखा जाए तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब आप 1 क्विंटल पढ़ लेते हैं तब आप 1 ग्राम लिखने की आपके अंदर लायकी आती है कि आप 1 क्विंटल पढ़ने के बाद 1 ग्राम लिखेंगे। तो मुझे लगता है 1 साल में हम इतना पढ़ेंगे तब जाकर तो इतना लिख पाएंगे। तो कहानी मेरी पसंदीदा विधा है और उसी में सबसे ज़्यादा मन रमता है, और कहानी लिखने के बाद में अपने आप को बहुत संतुष्ट भी महसूस करता हूँ। जी सर। सर एक और प्रश्न है चलते चलते। सर मैंने युवाओं को सामने रखकर और यह इंटरव्यू शुरू किया था, तो मैं यह कहना चाहूँगी सर कि आप कोई एक छोटा सा मैसेज या आशीर्वाद स्वरूप कुछ 4 शब्द। हाँ, युवाओं के लिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं, अभी आप देखें तो हमारे युवा बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सर। और आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, मनोरोगी बहुत हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका एक ही कारण है कि वो साहित्य से दूर हो गए हैं, जहाँ उनके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। हर प्रश्न का उत्तर साहित्य के पास है। सोशल मीडिया आपके सर पर और प्रश्न लाद जाती है। आप अपनी ज़िंदगी के प्रश्नों से परेशान हैं, वो आपको और दूसरे प्रश्न दे जाती है। तो आप सोशल मीडिया और कुछ नहीं कर रहा है, आपकी उलझनें बढ़ा रहा है, आपको और परेशान कर रहा है। आप मनोरोगी नहीं हैं तो आपको मनोरोगी बना देगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप आत्महत्या कर लेंगे। आप साहित्य की तरफ लौटिए। जब आप साहित्य की तरफ लौटकर पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके प्रश्न आपको ऐसा लगेगा कि जिन चीज़ों से मैं जूझ रहा हूँ, इस कहानी का पात्र उससे ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रहा है, फिर भी वो लड़ रहा है। तो फिर आपको एक लड़ने की ताकत मिलेगी कि ये लड़ सकता है तो मैं भी लड़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय निकालिए। आप दिन भर बहुत समय सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, बहुत समय व्यर्थ कर रहे हैं। 1 घंटे का समय रीडिंग के लिए, पढ़ाई करने के लिए निकाल लीजिए। इसमें आप साहित्य पढ़ें, और साहित्य जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर लिखने की इच्छा आएगी। जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो आप ये मान लीजिए कि फिर आप वो आत्महत्या और डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से तो बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि जब आप रचना करने लग जाएंगे तो आप तो क्रिएटर हो जाएंगे, और क्रिएटर कभी आत्महत्या नहीं करता। बिल्कुल यथार्थ है सर। सर मैं यह वार्ता अनवरत रखूंगी और भी इंटरव्यू होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।